हेलो। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। अपन आपके जो जूलॉजी पेपर है उसका जूलॉजी के सेकंड पेपर का सेकंड यूनिट अपन पढ़ रहे थे। उसके अंदर अपन जो जेनेटिक्स का इतिहास है वो पढ़ रहे थे। उसके अंदर अपन ने कुछ जो सिद्धांत थे उनकी अपन ने चर्चा की थी। तो आज की इस वीडियो में उसके ऊपर अपन कुछ डिस्कशन कर लेते हैं। कुछ विचार रहे हैं जो अलग अलग थ्योरियों के साथ वैज्ञानिकों के। तो कुछ पुराने आइडिया हैं, कुछ सदियों के अनुसार रहे हैं, जैसे 18वीं शताब्दी में या 19वीं शताब्दी में या 20वीं शताब्दी में। तो उसके हिसाब से अपन एक एक करके आज उसका डिस्कशन करते हैं, चर्चा करते हैं। तो ओल्ड आइडियाज, पुराने जो विचार थे, डिस्पाइट नोविंग अबाउट द इनहेरिटेंस इन ए जनरल, ए नंबर ऑफ इनकरेक्ट आइडियाज हैड टू बी जनरेटेड एंड ओवरकम बिफोर मॉडर्न जेनेटिक्स कुड अराइज। तो जो आधुनिक आनुवंशिकी है, जो उसका उत्पत्ति हुई या वो आई आए नहीं, उससे पहले जो असत्य जो विचार थे, जिनका अस्पष्ट विचार थे, तो डिस्पाइट नोइंग अबाउट इनहेरिटेंस इन जनरल, सामान्य रूप से अनुवांशिकों को बिना जाने जो बहुत सारे असत्य, अस्पष्ट और गलत जो अवधारणाएं दी गई, उसको अपन पढ़ते हैं, जो कि आधुनिक जेनेटिक्स से आने से पूर्व आई। ऑल द लाइफ्स कम्स फ्रॉम अदर लाइफ, जो जीवन है या किसी जीव की उत्पत्ति है वो पूर्व में किसी जीव से हुई है। लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर नॉट स्पॉन्टेनियस जनरेटेड फ्रॉम नॉन लिविंग मटेरियल, मतलब जितने भी जो जीव है वो स्वतः ही किसी अजैविक पदार्थ से उत्पन्न नहीं हुए हैं, जिसका बहुत बड़ा अपवाद है ओरिजिन ऑफ लाइफ। स्पेसिस जो कॉन्सेप्ट है, जो जाति की एक अपन कहें, जिसकी अवधारणा ये रहती है कि ऑफस्प्रिंग अराइजेस ओनली व्हेन टू मेंबर ऑफ द सेम स्पीसीज मेट, मतलब स्पीसीज का यही कॉन्सेप्ट है कि स्पीसीज उसी को कहा जाएगा जो कि सेम ही प्रजाति के स्पीसीज कैन इंटरब्रीड ईच अदर एंड दे कैन प्रोड्यूस फर्टाइल ऑफस्प्रिंग। तो वो उसको ट्रियो स्पीसीज कहा जाता है। तो मोनेस्ट्रियस हाइब्रिड डर नॉट एग्जिस्ट, मतलब किसी का संकरण कराया जाते हो और विशेष या विशाल काय किसी जीव की उत्पत्ति कराई जाती है संकरण के द्वारा, वो एग्जिस्ट नहीं हो पाएंगे, रह नहीं पाएंगे जीवित। तो इस प्रकार के आइडियाज़, ऑर्गेनिज्म डेवलप्ड बाय एक्सप्रेसिंग इंफॉर्मेशन कैरिड आउट इन देयर हेरिडेटरी मटेरियल, जीवों की उत्पत्ति तभी होती है जब जितने भी जो सूचनाएं हैं वो जो आनुवंशिक पदार्थ है उसके द्वारा कैरी की जाती है एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी। एज अपोज टू है फ्री, जो कि जो प्री फॉर्मेशन थ्योरी है उसके उससे अलग है, उसको उसके विपरीत है, मतलब उसको नहीं मानती है। तो जो पुराना आइडिया था वो प्री फॉर्मेशन के थ्योरी का था। वो ये कहते हैं कि उस थ्योरी के अंदर ये कहा गया स्वमर्दन के द्वारा कि ईच स्पर्म एंड ओवम कंटेन ए माइनोट या टिनी द पार्ट ऑफ ह्यूमन, मतलब किसी जीव का छोटा सा जो भाग है वो छोटे रूप में स्पर्म और ओवम के अंदर मौजूद होता है, और जब उसके पश्चात वो वृद्धि करता है आकार में और इट फॉर्म से फुली फॉर्म्ड ह्यूमन। तो ऐसा नहीं है, जबकि ऑर्गेनिजम्स जो कि डेवलप्ड होता है ड्यू टू द जेनेटिक मटेरियल्स विच कैरी ऑल द इंफॉर्मेशंस फॉर डेवलपमेंट ऑफ fully human meats, not the presence of miniature type of any organisms in their gametes। तो प्रीफॉर्मेशन थ्योरी जो है उसको डिस्कार्ड करता है, इसको माना जाता है। तो ये ओल्ड आइडियाज था। दिस वन इज द ओल्ड आइडिया, प्रीफॉर्मेशन थ्योरी। द एनवायरमेंटल कैन नॉट अल्टर द हेरिडेटरी मटेरियल्स इन डायरेक्ट फैशंस, मतलब सीधे रूप से जो वातावरणीय कारक है वो आनुवंशिक पदार्थ को
किसी तरह से अल्टर नहीं करते, उसको चेंज नहीं करते। देयर इज नो इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर। जो लक्षण है, इंडिविजुअल जो लक्षण है जो प्राप्त किए जाते हैं एक पीढ़ी में, वो इनहेरिटेड नहीं होते, और जो म्यूटेशन है वो रेंडमली अकर्ड होता है। मेल एंड फीमेल पेरेंट्स कंट्रीब्यूट इक्वली टू द ऑफस्प्रिंग। नर और मादा समान रूप से कंट्रीब्यूट करती है उसकी प्रोजनी के अंदर, उसकी संतति में। एंशियंट जो ग्रीक पुराना जो आइडिया था कि मेल प्लांट ए सीड इन द फीमेल गार्डन, उन्होंने ये कहा कि जो ग्रीक आइडिया था, ग्रीक लोगों का पुराने समय का जो विचार था, वो ये कहते हैं कि जो नर है वो पौधे के रूप में है और वो बीज डालता है फीमेल के गार्डन के अंदर। फीमेल एक्ट एज ए बगीचा, यहाँ पर बगीचा है, बगीचे के रूप में है, और जो मेल है वो पौधे के बीज के रूप में है। इलेज न्यू ग्यूनियाई, जो न्यू ग्यूनिया के जो लोग थे वो एक अलग विचारधारा रखते थे। उनका ये मानना था सेक्स इज नॉट रिलेटेड टू रिप्रोडक्शन। वो ये मानते थे कि जो सेक्स है उसका प्रजनन से कोई वास्ता नहीं है या संबंध नहीं है। ग्रीक फिलोसोफर्स, इनका आइडिया अपन देखते हैं, जैसे थियोफ्रेस्टस प्रपोज दैट द मेल फ्लावर्स कोज्ड फीमेल फ्लावर्स टू राइपन। जो नर जो फूल है वो उत्तरदायी होता है फीमेल के फूल के राइपन के लिए, उसके पकने के लिए। Hippocrates speculate that seeds were produced by the various body part and transmitted to offspring at the time of conception। तो हिपोक्रेट्स ने ये कहा कि जो बीज है वेयर प्रोड्यूस्ड बाय वेरियस बॉडी पार्ट, जो कि शरीर के अलग अलग भागों के द्वारा प्रोड्यूस किया जाता है, नीचे उसको उत्पन्न किया जाता है, और वो स्थानांतरित होता है टू द ऑफस्प्रिंग एट द टाइम ऑफ कंसेप्शन। जब गर्भाधारण होता है या जीवों का आपस में मिलन होता है, मैटिंग होता है, उस समय वो सीड जो अलग अलग भागों से विकसित हुआ है वो उस टाइम उसके संतति में ट्रांसफ़र होता है। तो ये ग्रीक फिलोसोफर्स के। एरिस्टोटल थॉट दैट आइडियाज़ थे, उनके विचार थे। अरिस्टोटल थॉट दैट द मेल एंड फीमेल सीमन मिक्स एट ए कॉन्सेप्शन। तो अरिस्टोटल का ये विचार था या ये सोचना था कि जो मेल और जो फीमेल है उनका जो सीमन है वो उनके मिलने के समय या गर्भाधारण के समय मिक्स होता है। एस्चिसाइलस प्रपोज दैट मेल एज the parent with the female as a nurse for the young life of one within her। तो एसएसएल पर वो ये उन्होंने ये कहा कि प्रपोज दैट मेल इज ए पेरेंट, मेल एज ए पेरेंट विद द फीमेल, फीमेल के साथ में, एज ए नर्स फॉर द लाइफ सो वन विथ इन हर, जो कि उसके अंदर होती है, तो उसके रूप में, पोषण के रूप में या नर्स के रूप में मादा है वो काम करती है। मेल भी एक्ट एज ए पेरेंट विथ फीमेल नर्स फॉर द यंग वन लाइफ सो वन विथ इन हर, जो उनके अंदर जीवन जो आगे वाला जीव है वो विकसित होता है, उसको पालन पोषण करते हैं और दोनों पेरेंट्स के रूप में काम करते हैं। ये उसका एस्टाइलस का सोचना था। डिफरेंट ओल्ड थ्योरीज एक्सप्लेन द सिमिलरिटीज एंड डिसिमिलरिटीज बिटवीन इंडिविजुअल। तो अलग अलग जो पुराने जो सिद्धांत दिए गए हैं वो ये व्याख्या करते हैं कि क्या समानता है और असमानता है किसी एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल के बीच में। ब्लेंडिंग थ्योरी, जो सम्मिश्रण थ्योरी या जो मिश्रण थ्योरी जिसको कहें, द मिक्सचर ऑफ स्पर्म एंड एग रिजल्टेड इन द प्रोजेनिट दैट वेयर ए ब्लेंड ऑफ टू पेरेंट्स कैरेक्टर। तो जो स्पर्म और ओव का जो मिश्रण है उसी का परिणाम होता है संतति का विकसित होना या उसका डेवलप्ड होना, जिसके तहत दोनों पेरेंट्स के जो लक्षण हैं वो आपस में ब्लेंड हो जाते हैं, मिक्स हो जाते हैं, उनका सम्मिश्रण होता है। एक्वायर्ड कैरेक्टर इनहेरिटेंस, जो जीन वेबसाइट लेमार्क के द्वारा ये कहा गया, इंडिविजुअल इनहेरिटेंट ट्रेट्स आर स्ट्रेंथेंड बाय देयर पेरेंट्स। जो पर्टिकुलर विशेष जो कैरेक्टर है जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी स्थानांतरित होते हैं
तो उनको परिपक्वता या जो स्ट्रेंथ है या ताकत है उसकी, वो किस वजह से होती है? ड्यू टू पेरेंट्स, उनके माता पिता की वजह से। पेंजेनिस चार्ल्स डार्विन, पेंजेनिस जो थ्योरी है चार्ल्स डार्विन के द्वारा दी गई। द सेल्स एग्जेटेड जेम्यूल्स देन कलेक्टेड एंड कंसंट्रेट इन द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, फादर एंड मदर जेम्यूल्स ब्लेंडेड टू फॉर्म एम्ब्रियो। तो मतलब ये डिसिमिलिटीज और सिमिलिटीज, यहाँ वो ये कह रहा है कि पेंजेनिस थ्योरी के अंदर उन्होंने ये कहा था चार्ल्स ने कि द जेम्यूल्स जो सेल प्रोड्यूस करती है वो जाके इकट्ठे हो जाते हैं और उसका रिप्रोडक्टिव अंगों के अंदर। तो दूसरी तरफ से ये कहा गया कि फादर एंड मदर्स जेम्यूल्स ब्लेंडेड टू फॉर्म एन एम्ब्रियो। तो इट इज़ ये उसका तो ये कहना है कि जो अदर सेल्स के अंदर जेम्यूल्स प्रोड्यूस होते हैं वो रक्त के प्रवाह के थ्रू जाके है जो जननांग है उनमें चले जाते हैं और वहाँ जाके वो इकट्ठे होते हैं। ये तो पेंजेनिस थ्योरी के द्वारा कहा गया। लेकिन जो समानता है उसके अंदर ये समानता ये है कि हाँ ये सही है कि फादर और मदर के जो जेम्यूल्स है वो दोनों मिक्स होते हैं तब जाके भ्रूण का भ्रूण बनता है। तो इसको इससे रिलेट किया गया, बट एक्चुअली और सही मायने में ये चीज़ सही नहीं है। लेकिन हाँ ये सही है कि फादर और मदर्स के जेम्यूल जब आपस में मिक्स होते हैं तब भ्रूण विकसित होता है। प्री फॉर्मेशन एंड एपिजेनेसिस थ्योरी, अपन प्री फॉर्मेशन और एपिजेनेसिस थ्योरी को देखो। ऑर्गेनिज्म डेवलप्ड बाय एक्सप्रेसिंग इन्फॉर्मेशन कैरिड आउट इन द हेरिटेड मटेरियल। तो जीव की उत्पत्ति या जीव का विकास तभी होता है जब सारी सूचनाएं जीन के रूप में उसके जेनेटिक मटेरियल में पाई जाती। इसके पश्चात जब सेल थ्योरी आई, जो कोशिका सिद्धांत आया, वो किसके बाद आया? हुक, लियोनहॉक, सेल्डन, स्वान, वर्चो, इनके सबके काम करने के पश्चात जब डेड सेल्स जब 1665 में खोजी गई हुक के द्वारा, उसके बाद लिविंग सेल्स लियोनहॉक के द्वारा खोजी गई, तब सेल्डन और स्वान जो जूलॉजिस्ट और बोटनिस्ट थे उन्होंने और वर्चो ने दी ओमनेस सेलुला ई सेलुला, ये सेल्स आर अराइजेस फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। उसके बाद ये सेल थ्योरी जो कोशिका सिद्धांत है वो अस्तित्व में आया और सेल्डन और स्वान के द्वारा ये कहा गया कि जितने भी जीव हैं, ऑल द लिविंग थिंग्स आर कंपोज्ड ऑफ वन और मोर, से जितने भी जीवित प्राणी हैं वो एक कोशिका और कोशिकाओं से मिलकर बने हुए हैं। सेल्स आर द बेसिक यूनिट ऑफ स्ट्रक्चर एंड फंक्शन इन लिविंग थिंग्स। जीवित जीवों के अंदर जो कोशिका है वो उनकी मूलभूत इकाई है आकारिक रूप से और कार्य के रूप से। सेल्डन एंड स्वान 1839 38 और 39 के अंदर इनके द्वारा थ्योरी दी गई 1838 और 39। न्यू सेल्स प्रोड्यूस्ड बाय फ्रॉम एग्जिस्टिंग सेल्स, बुर्चो के द्वारा कहा गया। ओमने सेलुला ई सेलुला 1858 के अंदर, तो कि सेल्स आर अराइजेस फ्रॉम में प्री एग्जिस्टिंग, मतलब सेल की उत्पत्ति पहले से मौजूद किसी कोशिका से होती है। तो ये सेल सिद्धांत था। मिड 80s की जो आविष्कार हुए उनके अंदर 3 मेजर इवेंट्स इन द मिड 80s लेड डायरेक्टली टू द डेवलपमेंट ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स। तो उनका सीधा जो क्या कहते हैं आधुनिक जो आनुवंशिक के उससे सीधा इनका संबंध था और उसके विकास में ये सहायक थी। जो थ्योरी सिद्धांत आए या जो डिस्कवरीज आविष्कार हुए 1859 के अंदर चार्ल्स डार्विन पब्लिश द ओरिजिन ऑफ स्पेसीज। उन्होंने एक बुक पब्लिश की जिसका नाम था द ओरिजिन ऑफ स्पेसीज विच डिस्क्राइब्स द थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन बाय नेचुरल सिलेक्शन। उन्होंने ये दर्शाया कि जो उद्भव विकास है वो प्राकृतिक चयन की वजह से होता है। दिस थ्योरी रिक्वायर्स हेरिडिटी टू वर्क। तो यहाँ भी जो आनुवंशिकी है वो यहाँ काम करती है। और 1866 के अंदर हेरिडिटरी ऐसे काम करती है कि जो जीव हैं वो पहले एक जगह पर रह रहे थे तो उनके अंदर कॉमन कैरेक्टर थे, लेकिन जैसे जैसे कई सालों पश्चात जो आइलैंड्स था गैलापागोस आइलैंड्स, तो उनके अंदर बाइफर्केशन हुआ होगा लैंड का, तो वो जीव एक जगह से दूसरी जगह आइसोलेटेड हो गए। तो इन्वायरमेंटल जो चेंजेस थे वो आ गए वहाँ पर। तो वहाँ पर उन जीवों को जीने के लिए उस हिसाब से अपने आप में डेवलपमेंट करना पड़ा और उनको वहाँ पर संघर्ष करना पड़ा। और जो संघर्ष करके अपने अंदर चेंजेस ला पाए और वही वहाँ उस पर्टिकुलर वातावरण में फिट हो पाए, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। तो वो फिर उनके अंदर जो गुण चेंजेस हुए वो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित होने लगे। तो यहाँ पर जो हेरिडिटी है तो उसका
भी कहीं न कहीं लेना देना है, कहीं न कहीं ये उत्तरदायी है। तो दैट दिस थ्योरी रिक्वायर्स आल्सो हेरिडिटी टू वर्क। उसके पश्चात 1866 के अंदर ग्रीगर मैंडल पब्लिश्ड एक्सपेरिमेंट इन प्लांट्स हाइब्रिडाइजेशन। तो इन्होंने भी अपने जितने भी जो प्रयोग किए थे प्लांट हाइब्रिडाइजेशन के, पौधों के संकरण के विच लेज आउट द बेसिक थ्योरी ऑफ जेनेटिक्स, जिसकी वजह से जो मूल सिद्धांत है आनुवंशिक का वो आया, जो कि इग्नोर किया गया 19वीं शताब्दी तक, जब हुगो डी शेरमार्क और ये नहीं आए तब तक। कार्ल कोरेंस, शेरमार्क और हुगो डी, इन तीनों ने जब इसके मेंडल के काम को वापस रीडिस्कवर किया और उसके पश्चात ग्रीगर मेंडल को पब्लिसिटी मिली, इनको पहचाना गया कि हाँ जो वास्तव में जो काम है वो इनके द्वारा ग्रीगर मेंडल के द्वारा किया गया, और इनको फिर फादर ऑफ जेनेटिक्स कहा गया। 1871 के अंदर फेंड्रिक मिक्सचर आइसोलेटेड न्यूक्लिक एसिड फ्रॉम पस सेल्स, जो पस सेल्स थी उसके अंदर इन्होंने जो न्यूक्लिक अम्ल है उसको आइसोलेट किया, निकाला फेड्रिस मिक्सचर के द्वारा। जो ग्रीक अपन यहाँ इस स्लाइड के अंदर और आगे वाली एक दो स्लाइड के अंदर अपन मेंडल के कार्य को जिक्र करते हैं। सिस्टमेटिकली रिकॉर्ड्स रिजल्ट ऑफ क्रॉसेस, जितने भी जो प्लांट हाइब्रिडेशन संकरण के जितने भी वो क्रॉस कराए थे उसको उन्होंने सिस्टमेटिकली रिकॉर्ड किया। थ्योराइज्ड ऑन ए नेचर ऑफ हेरिडिटरी मटेरियल, जो हेरिडिटरी मटेरियल उसको पोस्टुलेटेड मैकेनिज्म ऑफ ट्रांसफर ऑफ एलिमेंट्स गवर्न बाय द ट्रेड्स, कि जो मटेरियल है वो कैसे ट्रांसमिट होता है, जो कि लक्षणों के लिए उत्तरदायी होता है। दिस फोटोज, ये ग्रीगर जोहन मेंडल का चित्र आप देख रहे हैं स्लाइड के अंदर। तो मेंडल ने काम किसके किया करते हैं, पाइसम सटाइम के ऊपर काम किया था, ठीक है ना, मटर के ऊपर काम किया था। ही सेलेक्टेड स्ट्रेन्स दैट डिफर्ड इन ए पर्टिकुलर ट्रेड्स, इन्होंने वही स्ट्रेन सेलेक्ट की थी जिनके लक्षण अलग अलग थे। जैसे उदाहरण के रूप में देख लें, यदि अपन बीज को देखें तो उसका बीज है वो स्मूथ था और रिंकल्ड था, और पर्पल कलर के यदि फ्लावर थे तो दूसरे वाइट कलर के फ्लावर थे। तो आफ्टर मेकिंग जेनेटिक क्रॉस ही काउंटेड द अपीयरेंस ऑफ ए ट्रेड्स इन द प्रोजेनी एंड एनालाइज द रिजल्ट मैथमेटिकली। जब इन्होंने अलग अलग लक्षणों के पौधों क्रॉस कराया और उन्होंने उसको काउंट किया और ट्रेड्स को देखा और फिर उसको एनालाइज किया, और जितने भी उसने परिणाम प्राप्त किए उनको मैथमेटिकली एनालाइज किया। ही कंक्लूडेड दैट ईच ऑर्गेनिज्म कंटेन 2 कॉपीज ऑफ जीन। उन्होंने ये देखा कि जितने भी वो जीव है उनके अंदर जो लिया है इन्होंने प्लांट्स, दैट कंटेन 2 कॉपीज ऑफ ईच जीन, one from each parent, and that alternative version of the genes exist। हर एक पेरेंट्स के अंदर से एक जीन को लिया जिसके अंदर ये देखा गया कि उसकी जो अल्टरनेटिव फॉर्म्स है वो उसके अंदर मौजूद रहती है, जिसे एलील कहा गया। जिसे अपन यहाँ पर यदि हाइट की बात करें तो उसका ट्रेट हो गया, यानी कि लक्षण हो गया क्या, हाइट। अब उसके 2 टाइप्स अलग एलील है। अब हाइट क्या है, हाइट लंबा भी हो सकता है, वो बोना भी हो सकता है। तो कैरेक्टर इज ए हाइट, ट्रेट इज ए वो लंबा है और बोना है, और उसके एलील्स क्या हो गए, अल्टरनेटिव फॉर्म्स हो गई, कैपिटल टी एंड स्मॉल टी, या दोनों सिमिलर होंगे, कैपिटल टी होंगे तो डोमिनेंट जीन्स होंगे, दे रेस्पॉन्सिबल फॉर लॉन्गनेस ऑफ प्लांट, एंड यदि स्मॉल टी होंगे दे आर रिसेसिव एंड दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ड्राफ्टनेस ऑफ दैट पर्टिकुलर प्लांट। तो इस तरह उन्होंने 2 कॉपीज ऑफ जीन को लिया और इनके अंदर अल्टरनेटिव वर्जन देखे एलील्स के। ही डेड्यूस दैट द फैक्टर नवकाल, जब उन्होंने जब तो जीन थे उनको क्या कहा था, मेंडल उसको फैक्टर कहा करते थे। एलील जो शब्द ये या जीन है जो बाद में आया, नव इज कॉल्ड जीन्स, सिग्रीगेटेड रेंडमली इनटू गैमेट्स। तो जब गैमेट्स बनते हैं तब ये पृथक हो जाते हैं, जिसके आधार पर मेंडल ने ये अपन मेंडल को अलग से बाद में पढ़ेंगे, यहाँ पर सिर्फ ब्रीफली मैं डिस्क्राइब कर रहा हूँ। मेंडल
का जो फर्स्ट लॉ था वो था लॉ ऑफ सिग्रीगेशन, पृथक्करण का सिद्धांत। और दूसरा जो लॉ था वो असॉर्टमेंट का सिद्धांत था, प्रिंसिपल ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। तो ये तब तक था जब तक लिंकेज नहीं आया, तब तक लिंकेज आने के पश्चात ये दूसरा वाला जो लॉ है ये डिस्प्रूव हो गया मेंडल का, द टू फैक्टर। क्योंकि जो मेंडल ने चयन किया था तो वहाँ पर जो ये पाइसम सटाइवम था तो यहाँ पर जीन के अंदर लिंकेज नहीं था। दैट्स वाई ही सक्सेस इन देयर पर्टिकुलर एक्सपेरिमेंट, जिसकी वजह से इसके जितने भी प्रयोग किए थे वो सक्सेस हो गए। यदि लिंकेज होता तो कहीं न कहीं इनके एक्सपेरिमेंट सही नहीं आते और ये हो सकता था इनके प्रयोग सक्सेस नहीं हो पाते। तो बाई लक जितने भी इन्होंने कैरेक्टर जो लिए थे उसके लिए जो भी जीन उत्तरदायी थे वो सारे के सारे पाइजम सटाइमम के जितने भी कर्मोसोम है उनके ऊपर वो दूर दूर व्यवस्थित थे और वो एक दूसरे को प्रभावित नहीं करते थे और इंडिपेंडेंटली असॉर्ट होते थे। द टू फैक्टर्स फॉर ए पर्टिकुलर ट्रेड्स असॉर्ट इंडिपेंडेंटली फैक्टर कंट्रोलिंग अदर ट्रेड्स। तो जो जीन उत्तरदायी थे तो यहाँ पर मैंने पहले भी बोला तो मेंडल यहाँ पर उनको फैक्टर कहा करते थे और वो फैक्टर जो पर्टिकुलर लक्षणों के लिए उत्तरदायी थे वो इंडिपेंडेंटली से असॉर्ट हुए। तो उस आधार पर मेंडल ने दूसरा अपना लॉ दिया था, सेकेंड लॉ कहा जाता है मेंडल का, प्रिंसिपल ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। दिस वन इज ए सेकेंड लॉ। और द प्रिंसिपल ऑफ सिग्रीगेशन ये मेंडल का पहला लॉ है। एन एग्जाम्पल इज ए सीड कलर इन पीस। यदि उदाहरण के रूप में अपन देखें उसके बीज का रंग, पाइसम सटाइपम जो मटर का पौधा है उसके बीज का रंग देखें तो ट्रू ब्रीडिंग प्लांट्स विथ येलो सीड, यदि जो ब्रीडिंग प्लांट है उसका पीला बीज है वो डोमिनेंट है तो उसके लिए यहाँ वाई आर क्रॉस्ड विथ ए ट्रू ब्रीडिंग प्लांट्स विथ ए ग्रीन सीड। तो ग्रीन यहाँ क्या रिसेसिव है, वाई है, और ये क्या है होमोजाइगस, हेट्रोजाइगस नहीं है। तो दो बोथ डोमिनेंट एलील्स ऑफ ए जीन। तो यहाँ पर जीन्स के ये दोनों सिमिलर एलील्स है तो इनको यदि क्रॉस कराया जाए तो F1 प्रोजेनी के अंदर ये येलो सीड होगा लेकिन ये हेट्रोजाइगस होगा, वन इज डोमिनेंट एंड वन इज रिसेसिव। तो ये प्रोजेनी क्या होगा यहाँ पर, इट इज ए हेट्रोजाइगस कंडीशन, जीनोटाइप हेट्रोजाइगस है, ठीक है, बट इज ए फिनोटाइपिकली ये रहेगा आपके येलो सीड प्लांट डेवलप होगा क्योंकि यहाँ पर येलो इज ए डोमिनेंट वेयर इज वाई स्मॉल वाई रेस्पॉन्सिबल फॉर ग्रीन कलर ऑफ सीड इज रिसेसिव। तो F1 प्रोजेनी का जो जीनोटाइप है हेट्रोजाइगस होगा और वो क्या होगा, प्रोजेनी येलो होगी। अब इनको व्हेन द प्रोजेनी सेल्फ पॉलिनेट कराया जाए F1 को आपस में, दोनों को एक दूसरे के, यानी कि इसको और वापस इसको हेट्रोजाइगस कंडीशन के साथ क्रॉस कराया जाए तो व्हेन द प्रोजेनी सेल्फ पॉलिनेटेड द F2 कंटेन 3, ठीक है ना। तो जो 3 प्रोजेनी डेवलप्ड होंगे तो उनके अंदर क्या होगा, ठीक है ना। तो 3:1 रेशियो उसके अंदर डेवलप्ड होगा, यानी कि 3 येलो एंड 1 ग्रीन। तो इसके अंदर F2 के अंदर जो रेशियो है 3:1 आएगा। तो यहाँ जो भी जो 4 प्रोजेनी आएंगे तो उसके अंदर 1 फुली होमोजाइगस डोमिनेट होगा और 2 जो होंगे वो हेट्रोजाइगस डोमिनेट होगी, यानी कि ये भी प्रोजेनी है वो भी येलो होगी, ये भी येलो होगी, ये भी येलो होगी, ये 2 हो गए, ये भी हेट्रोजाइगस येलो होंगे ना कि होमोजाइगस। ये होमोजाइगस, एक होमोजाइगस 2 हेट्रोजाइगस येलो सीड वेयर इज 1 इज होमोजाइगस रिसेसिव ग्रीन सीड। तो यदि अपन जीनोटाइप से देख लें तो 1:2:1 होगा, यदि जीनोटाइपली इसका रेशियो होगा तो 1:2:2 और 1 होगा।
फिनोटाइपिकली जो रेशियो है वो ये होगा 3:1, और जीनोटाइपली जो रेशियो 1:2:1 होगा। तो ये ब्रीफली जो अपन ने ग्रीगर जैन मेंडल का जो कार्य है वो देखा है। इसको अपन विस्तृत रूप से जो आगे टॉपिक आएगा उसके अंदर मेंडल के कार्य को अपन विस्तृत रूप में पढ़ेंगे, जहाँ पर अपन को मेंडल के जो प्रिंसिपल्स है वो पढ़ने हैं, उसके अंदर अपन वापस इसको डिस्क्राइब करेंगे। मेजर इवेंट्स अकर्स इन द 20th सेंचुरी, जेनेटिक्स के ऊपर जो जेनेटिक्स और साइंटिफिकली जितनी भी डिस्कवरीज हुई है उस जो 20वीं शताब्दी में, उसका अपन इस स्लाइड के थ्रू चर्चा करते हैं। 19वीं में रीडिस्कवरी ऑफ मेंडल वर्क, जो मेंडल का काम था उसके ऊपर पुनः कार्य किया गया शेरमार्क, कार्ल कोरेंस और हुगो डी वेरिज के द्वारा, जिसकी वजह से ही जेनेटिक्स की जो साइंस की जो जेनेटिक्स ब्रांच है वो अस्तित्व में आई। 1902 के अंदर आर्किबलाड गैरेट डिस्कवर द अल्केप्टूरिया ए ह्यूमन डिसीज एज ए जेनेटिक बेसिस। उसके बाद 1902 के अंदर आर्किबाल्ड गैरेट ने अल्केप्टूरिया डिसीज का पता लगाया मानव के अंदर, जो कि जेनेटिक बेसिस पे आधारित है। 1904 के अंदर ग्रीगर बेटसन डिस्कस लिंकेज बिटवीन द जीन्स एंड आल्सो कॉइन द वर्ड जेनेटिक्स। तो जो बेटसन है उन्होंने 1905 के अंदर जो जेनेटिक्स का शब्द है ये 1905 के अंदर इन्होंने दिया था। 1905 के अंदर जो शब्द है ये बेटसन के द्वारा कॉइन किया गया है, और इन्होंने लिंकेज भी देखा कि जीन है, उनके दो जीन है वो आपस में नज़दीक स्थित होते हैं क्रोमोसोम्स के ऊपर, और जब एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित होते हैं तो डिपेंडेंटली, मतलब एक दूसरे के ऊपर निर्भर रहते हैं और एक सेपरेटली ट्रांसफर नहीं होते हैं, दोनों एक साथ हो जाते हैं। तो लिंकेज भी देखा है इन्होंने। थॉमस हंट मॉर्गन प्रूव्ड दैट द जीन्स आर लोकेटेड ऑन द क्रोमोसोम्स यूजिंग ड्रोसोफिला। इन्होंने ये प्रूव किया कि जो जीन है वो क्रोमोसोम्स के ऊपर मौजूद होते हैं। थॉमस हंट मॉर्गन प्रूव्स दैट द जीन्स आर लोकेटेड ऑन द क्रोमोसोम्स यूजिंग ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर्स। 1918 के अंदर R.A. फिशर बिगिंस द स्टडी ऑफ क्वांटिटेटिव जेनेटिक्स बाय प्रैक्टिसिंग फिनोटाइपिक वेरिएशन इनटू ए जेनेटिक एंड एनवायरमेंटल कंपोनेंट। उन्होंने क्वांटिटेटिव जेनेटिक्स की चर्चा की और उसके ऊपर डिस्कस किया और उसके ऊपर अध्ययन किया उन्होंने, बाय पार्टीशनिंग फिनोटाइप वेरिएंस इनटू ए जेनेटिक्स एंड एनवायरमेंटल कंपोनेंट्स। तो जो फिनोटाइपिक चेंजेस तो देखे वो जो पर्यावरणीय कहें जो फैक्टर्स होते हैं, एनवायरमेंटल फैक्टर और जो जेनेटिक्स फैक्टर है उनका अध्ययन किया, उस वजह से उन्होंने बदलाव देखे, चेंजेस देखे। इसके बाद अपन थॉमस हंट मॉर्गन का कार्य देते हैं, जो कि 19वीं शताब्दी के जस्ट वर्क एट कोलंबिया यूनिवर्सिटी, लेटर एट, पहले इन्होंने कोलंबिया यूनिवर्सिटी में काम किया, फिर इन्होंने कालटेक के अंदर काम किया। स्टडीड फ्रूट फ्लाई आई, तो उन्होंने जो फ्रूट फ्लाई की है उसके आँखों का रंग, डिटरमाइन दैट द ट्रेट वाज ए सेक्स लिंकेड, तो उन्होंने ये डिटरमाइन किया जो इसके लक्षण है ये सेक्स लिंक्ड है, यानी कि क्रोमोसोम्स से लिंक्ड है। वन द नोबेल प्राइज़, इनको इस कार्य के लिए 1933 के अंदर नोबेल प्राइज़ भी मिला है। हिज वर्क ऑन द क्रोमोसोम्स एंड जेनेटिक्स, क्रोमोसोम्स के ऊपर और आनुवंशिकता के ऊपर कार्य करने के लिए इनको 1933 के अंदर नोबेल प्राइज़ भी दिया गया है। दिस पिक्चर शो थॉमस हंट मॉर्गन। इधर की तरफ आप ये डायग्राम देख रहे हैं, तो ये वाइल्ड आई म्यूटेंट फ्लाई है और ये रेड आइड वाइल्ड टाइप फ्लाई है, ठीक है ना। तो इसके ऊपर थॉमस हंट मॉर्गन के द्वारा काम किया था। ही शोज दैट द जीन्स विच वाज प्रेजेंट ऑन क्रोमोसोम्स, जो जीन है वो क्रोमोसोम्स के ऊपर पाए जाते हैं। बाय दिस पॉइंट इट वाज नोन दैट द जेनेटिक मटेरियल वाज लोकेटेड ऑन क्रोमोसोम्स। उन्होंने ये दर्शाया और ये बताया प्रैक्टिकली
ड्रोसोफिला के ऊपर काम करके कि जितने भी जीन हैं और जो अनुवांशिक पदार्थ है वो क्रोमोसोम्स के ऊपर पाया जाता है। दिस जेनेटिक मटेरियल वाज ए डिस्क्रीट यूनिट कार्ड जीन। ये जेनेटिक्स क्या कहते हैं, इकाई है जिसको जीन्स कहा जाता है। इट वाज नॉट नोन वेदर द जीन वाज सिंपली ए प्रोटीन और वेदर इट वाज ए कंपोस्ट ऑफ डीएनए। तो इनको ये थॉमसन मॉर्गन को इतना ही पता था कि भाई जो जीन है ये क्रोमोसोम्स के ऊपर पाए जाते हैं, लेकिन इनको ये नहीं पता था कि ये किसका बना हुआ है, ये प्रोटीन का है या डीएनए का है, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड है या अमीनो एसिड्स का है। तो ये उनको पता नहीं था। उसके बाद 20वीं शताब्दी के आसपास 20वीं शताब्दी के अंदर 1926 के अंदर हरमन जी मूलर सो द एक्सरे इंड्यूस्ड म्यूटेशन। तो मूलर ने ये देखा कि जो एक्सरेज है वो जीन के अंदर किसी न किसी प्रकार का बदलाव लाती है। इट इंड्यूस म्यूटेशन। 1944 ऑसवर्ड एवरी, कॉलिन मैकलोड एंड मैककार्टी सोच दैट, इन्होंने ट्रांसफॉर्मेशन की जो प्रक्रिया देखी बैक्टीरिया के अंदर। तो मैककार्टी सोच द डीएनए कैन ट्रांसफॉर्म बैक्टीरिया डेमोस्ट्रेटिंग लीनिएज द हेरिडिटरी मटेरियल। तो मैककार्टी 1944 के अंदर उन्होंने ये प्रूव किया जो हेरिडिटरी मटेरियल है दैट इज पर्टिकुलर जीन, जो जीन है वो डीएनए। तो पहले जीन को माना गया था, 1944 में जब इन्होंने ये ट्रांसफॉर्मेशन की जो देखा तो उन्होंने माना कि जो डीएनए है इट कैन ट्रांसफर बैक्टीरिया। तो दे डेमोस्ट्रेट दैट द डीएनए इज ए हेरिडिटरी मटेरियल इंस्टेड ऑफ तो जीन। तो यहाँ पर ये आ गया कि हाँ जीन है जो उसके अंदर क्या है, डीएनए। तो यहाँ पर ये क्लियर हो पाया कि जीन इज ए डीएनए और डीएनए इज ए हेरिडिटरी मटेरियल। 1953 के अंदर जेम्स वाटसन एंड फ्रांसिस क्रिक ने जो डीएनए का था उसका स्ट्रक्चर डेवलप किया। जेम्स वाटसन एंड फ्रांसिस क्रिक डिटरमाइन द स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल्स व्हिच लीड्स डायरेक्टली टू द नॉलेज ऑफ हाउ इट रेप्लिकेट्स। तो उन्होंने पूरा जो इसका स्ट्रक्चर है उसको डिटरमाइन किया और डीएनए मॉलिक्यूल्स कैसा होता है और ये कैसे रेप्लिकेट करता है, अपनी कॉपी कैसे डेवलप करता है और कैसे इसके अंदर रेप्लिकेशन होता है, वो आगे चल के हो पाया। मार्शल 1966 के अंदर मार्शल नेरेनबर्ग सॉल्व द जेनेटिक्स कोड। तो उन्होंने फिर जेनेटिक कोड का भी डिस्कवरी हुई। शोइंग दैट 3 डीएनए बेसिस कोड फॉर द 1 अमीनो एसिड, जो कि जो डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड्स है उसके अंदर जो, क्योंकि द पॉलीन्यूक्लियोटाइड पाए जाते हैं जिससे डीएनए डेवलप्ड होता है या डीएनए बनता है, तो उसके अंदर जो नाइट्रोजन बेसेस है वो मिलकर कोड का निर्माण करते हैं। तो ट्रिपलेट फॉर्म ऑफ नाइट्रोजन बेसेस forms a code and that code are responsible for the formation of amino acids। तो जो डीएनए के अंदर है नाइट्रोजन बेसेस पाए जाते हैं वो 3 नाइट्रोजन बेसेस मिलकर कोड का निर्माण करते हैं और वो कोड अमीनो एसिड्स के फॉर्मेशन के लिए, अमीनो एसिड्स के बनने के लिए उत्तरदायी होते हैं। 1972 के अंदर स्टैनली कोहन एंड हर्बर्ट बोयर कंबाइंस डीएनए फ्रॉम 2 डिफरेंट स्पीसीज। उन्होंने 2 अलग प्रजातियों के डीएनए को मिक्स किया इन विट्रो कंडीशन में, देन ट्रांसफॉर्म इट टू ए बैक्टीरियल सेल्स फर्स्ट डीएनए क्लोनिंग। तो उन्होंने फिर बैक्टीरिया के अंदर, तो ये जेनेटिक इंजीनियरिंग का काम है। तो इन्होंने 2 अलग अलग स्पीशीज़ के जेनेटिक मटेरियल को पहले कंबाइन कर दिया और फिर उसको बैक्टीरिया कोशिका के अंदर ट्रांसफ़र कर दिया जिससे कि जो डीएनए है उसका और फर्दर कॉपीज़ उसकी बहुत सारी और सेम टाइप की कॉपीज़ उनको मिल सके। तो डीएनए क्लोनिंग किया इन्होंने पहली बार, एक ही प्रकार के जेनेटिक मटेरियल या डीएनए को प्राप्त करने के लिए
इनका काम किया गया। डीएनए क्लोनिंग फर्स्ट टाइम्स डेवलप्ड बाय स्टैनली कोहेन एंड हर्बर्ट पोयर इन 1972। 2001 सीक्वेंस ऑफ इंटायर जीनोम इज अनाउंस्ड। तो 2001 के अंदर जो ह्यूमन के जितना भी जीनोम है, द सम ऑफ जीन्स कितने पाए जाते हैं, तो उसका पूरा सीक्वेंस अनाउंस कर दिया गया। जेम्स, ये आप इस स्लाइड के अंदर देख रहे हैं, जेम्स वॉटसन एंड फ्रांसिस क्रिक, जिन्होंने डीएनए का जो मॉडल है वो दिया था। used wire models to confirm with the measurement that Franklin and Wilkins had come with। तो उन्होंने अपना एक मॉडल जो दिया है, दूसरी तरफ आप देख रहे हैं डिटरमाइन द स्ट्रक्चर टू बी ए डबल हेलिक्स। तो उन्होंने स्ट्रक्चर डिटरमाइन किया कि डीएनए का स्ट्रक्चर कैसा होगा, तो ये डबल हेलिकल होता है। एंड दे लीड टू अंडरस्टैंडिंग ऑफ द म्यूटेशन एंड रिलेशंस बिटवीन डीएनए एंड प्रोटीन एट ए मोलिकुलर लेवल। तो उन्होंने आगे चलकर कैसे के म्यूटेशन के अंदर कैसे होता है, और एंड रिलेशंस बिटवीन डीएनए एंड प्रोटीन एंड मोलिकुलर लेवल क्या है, और प्रोटीन का डीएनए के साथ क्या रिलेशंस है। 1959 के अंदर सेंट्रल डॉगमा आया कि भाई डीएनए से आरएनए बनता है और आरएनए से प्रोटीन बनता है, मतलब डीएनए से आरएनए ट्रांसक्रिप्शन और आरएनए से प्रोटीन ट्रांसलेशन की प्रक्रिया होती है, और डीएनए भी बनाता है जिसको रेप्लिकेशन कहते हैं। और बाद में जब रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन की खोज हुई, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज की, तो रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन भी हुआ कि आरएनए भी डीएनए को बना सकता है, ठीक है ना। तो डीएनए से डीएनए रेप्लिकेशन, डीएनए से आरएनए ट्रांसक्रिप्शन, आरएनए से प्रोटीन ट्रांसलेशन, और आफ्टर डिस्कवरी ऑफ रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज आरएनए कैन आल्सो फॉर्म डीएनए। तो ये प्रक्रिया रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज कहलाई। सेंट्रल डॉगमा, this slide shows the process of formation of protein from RNA and RNA from DNA and DNA from DNA known as सेंट्रल डॉगमा। इसको सेंट्रल डॉगमा कहा जाता है। डीएनए से आरएनए को बनना है, आरएनए से प्रोटीन को बनना है, और बाद जैसे जैसे एंजाइम्स की खोज होती गई, तो आरएनए से भी डीएनए बनता है। ट्रांसक्रिप्शन, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन एंड रेप्लिकेशन। तो दिस स्लाइड शो द सेंट्रल डॉगमा ऑफ बायोलॉजी। थैंक यू। तो जो जेनेटिक्स का इतिहास है, पूर्व का और बाद का, तो ये टॉपिक यहीं ख़त्म होता है। इसके बाद अपन जो मेंडेलियन प्रिंसिपल्स है, मेंडल का काम है, उसके बारे में अपन नेक्स्ट टॉपिक में चर्चा करेंगे। थैंक यू।